वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देखिए, बहुत ही खास मौका है दिवाली का। आप सोच रहे हैं कि मैं स्टूडियो से कहां आ गई हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मुंबई के माहिम की बहुत ही फेमस कंदिल गली में आ गई हूं, जहां पर अगर आप एक मुंबईकर हैं और दिवाली के लिए खरीदारी अगर आपको करनी है तो आप कंदिल गली ना आए। यहाँ पर आकर आप दिवाली के लिए कंदिल ना खरीदे, साज सजावट का सामान ना खरीदे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान है जो दिवाली और नए साल नई शुरुआत पर आज बात करेंगे। मेरे साथ फिरोज अजीज, आनंद प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ। स्वागत है आपका और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। तो अब दिवाली की तैयारियां चल कैसे रही हैं? पूरी शुरुआत इससे करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है। ये दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 साल हमें सप्रेस किया गया। त्योहार सा माहौल 3-4 दिनों से ही बना हुआ है, अभी भी है, और आई थिंक इट विल कंटिन्यू आफ्टर दिवाली एज वेल। ओके, तो मुझे ये बताएं, दिवाली की यादों की बात करते हैं। व्हाट डज दिवाली एक्चुअली मीन्स टू यू? बचपन की ऐसी कौन सी यादें हैं दिवाली की, ऐसे हैं जो आपको पसंद है इस त्योहार के बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से दिवाली एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है बिकॉज इंडिया में एक दिवाली ऐसी त्योहार है जो पूरे देश के कोने कोने में मनाई जाती है। काफी सारी हमारी जो कल्चरल त्योहारें हैं वो जियोग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे साउथ इंडिया में पोंगल होती है, लोहड़ी होती है पंजाब में, बट दिवाली जो है तमिलनाडु में भी मनाई जाती है। मेरा बचपन तमिलनाडु में मना था। मैं पैदा तमिलनाडु में हुआ था, कर्नाटक में बड़ा था, तो वहां भी जो धूमधाम से मनाई जाती है वैसे ही नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, वेस्टर्न इंडिया में मनाई जाती है। तो इट हैज दैट होल ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंडिया इज सो डिवर्स, बट उस सब मनाते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसमें जो त्योहार का वातावरण होता है उसमें दोस्तों से जो मिलते हैं उसकी मुझे बहुत ज्यादा चाह होती है। बिकॉज सबको छुट्टियां मिलती हैं, सबको स्कूलों को छुट्टियां मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं। बचपन में मेरी यादें दिवाली के साथ ये रही हैं क्योंकि मैं तमिलनाडु में रहता था। मेरे डैड की एक कपड़े की दुकान हुआ करती थी। तो उसमें जो बिजनेस होता था, लास्ट 4-5 दिनों में जो एनर्जी होती थी, 3-3 रात हम नहीं सोते थे और रातों को जाके मिठाइयाँ खाते थे। 3 रातों को नहीं सोते थे और मैं सोता था तो 7 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक, और मैं तब 12-13 वर्ष का था। तो मुझे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन था। तो रात को हम 2 बजे जाते थे मिठाइयाँ खाने। दैट्स माय बिगेस्ट ड्रीम एंड प्रॉब्ली आई होप आई कुड रीलिव those moments of दिवाली। बहुत खास और बहुत प्यारी यादें हैं। मिठाई कौन सी पसंद है दिवाली की? देखिए, मिठाई बचपन में बड़ी पसंद थी। मेरे हिसाब से काजू कतली बहुत खाता था, बट आज के करंट वातावरण में जो कैलोरी कॉन्शियसनेस आ गई है तो हर चीज में शुगर फ्री ढूंढता हूँ। बट आई थिंक दिवाली में सब अलाउड है। प्रॉब्ली थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे निवेश करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप रोज जिम जाते हैं, तो आई थिंक यू कैन रिकवर द फेस्टिव वीक। तो निवेश का आपने जिक्र किया है और अब हम आ जाते हैं हमारे दिवाली की चर्चा की ओर और नया साल और नई शुरुआत। फिरोज, बाजार के लिए अगर हम देखें तो ट्रिगर्स के लिहाज से और बाजार की फिलहाल जो कंडीशन है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो कमोबेश जस के तस हैं जो हमने साल की शुरुआत से देखे थे, और आने वाले नए साल में भी हम इन्हीं फैक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड होता ही देख रहे हैं, कमोबेश, है ना? एक निवेशक के लिए क्या बदला है 1 साल में? एक साल में क्या बदला है कि जो बुलिशनेस थी उसमें डेफिनेटली थोड़ी कमी पेशी आई है। अब क्या है कि देखिए, आप फरवरी में यूक्रेन की वॉर हुई थी। बिल्कुल। उस वॉर की चलते मुझे लगा था कि ये वॉर जल्दी से सलटेगी, बट आज भी उसकी ट्रेमर्स हैं, उसकी काफी इम्पैक्ट है। सो पॉइंट 1, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो 1 साल पहले नहीं थी वो आ गई है। जो इन्फ्लेशन अनप्रेसिडेंटेड था, जो इतने सालों से नोटें प्रिंट कर रही थी, बैलेंस शीट की साइज यूएस बढ़ा रही थी, अपनी बैलेंस शीट की साइज पैसे बांट रही थी, उसका आज इम्पैक्ट महंगाई में दिख रहा है ग्लोबल में। 40 साल की जो महंगाई थी वो जो नहीं देखी थी वो आज देखने को मिल रही है ग्लोब को। बट ये सब चलते हुए इंडिया एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में है। देखिए, ग्लोबल की जो तकलीफें आई थी इस मैग्नीट्यूड की 2 बार आ चुकी हैं लास्ट 10-12 सालों में। 2013 में बहुत ग्लोबल तकलीफ आई थी। तब अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक फ्रेजाइल, बड़ी नाजुक कंट्री में करार दिया गया था। बट इस बार जो तकलीफें आई हैं, इंडिया उभर के स्ट्रांग दिख रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था तब भी ग्लोबल की प्रॉब्लम आई थी, तब इंडिया एक वीक लिंक माना जाता था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्लोब तकलीफ में है और हम वीक लिंक माना नहीं जा रहे, हम
हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। पर ये कैसे हो रहा है? और क्योंकि आपने यहाँ पर ग्लोबल ट्रिगर्स का जो जिक्र किया है, मुझे ये बताएं कि भारत कितनी समय तक इस मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स इतने मजबूत हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी तो जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, हम उसे छूते तो नहीं है। सवाल बस ये है कि हम अपने ग्राउंड्स पे कब तक इतने स्ट्रांगली खड़े रहेंगे? देखिए, हम स्ट्रांगली काफी समय तक खड़े रह सकते हैं। ओके। क्यों खड़े रह सकते हैं? कारण ये है कि जो भी आप तकलीफ बताएं, इन्फ्लेशन की तकलीफ जो इतनी हाई डेसिबल पे आज बातें होती हैं, वो इंडिया ने बहुत आराम से देखा हुआ है। लास्ट 10 साल की जो इन्फ्लेशन सीपीआई की एवरेज है वो 6.8 है हमारी। हाँ। और आज हम 7.4 पे हैं, तो 19-20 का फर्क है। हाँ। राइट, हम 10 साल 40 साल पुरानी इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमें वो जो तकलीफें आज ग्लोब देख रही है, वो तकलीफों से हम जूझ चुके हैं और हमें उसकी आदत है। हाँ। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम जीडीपी की स्लोडाउन की बात करते हैं। हाँ। 6.8 पे वो भी आ रही है, तो भी हमारी जो 10 साल की एवरेज है वो भी 6.5 6.6 ही है। हाँ। तो आज हम 10 साल की एवरेज से ज्यादा की जीडीपी में है स्लो डाउन की प्रेडिक्शन के बाद। हाँ। 0.2 0.3 इंडिया की जो है। देखिए, जीडीपी किस आधार पे होती है कि मजबूती इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है वो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा या काफी महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर माना जाता है। गवर्नमेंट खर्चा कहां से करती है? जो पैसे आते हैं, हम जो टैक्स भरते हैं उससे आती है। एक तो आप इनकम टैक्स भरते हैं कि भाई जो सैलरी कमाई उसमें से इनकम टैक्स भर दिया। दूसरा, अगर हमने जब अभी थोड़ी बहुत देर पहले बॉटल का पानी खरीदा तो उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लग गई, कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। तो जीएसटी की जो कलेक्शन है 33% से बढ़ी है। राइट, इससे ज्यादा इकोनॉमिक रोबस्ट इंडिकेटर कुछ नहीं होता कि हम तो आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो मल्टीप्लायर होता है। हाँ। गवर्नमेंट जब खर्च करती है गरीबों पे खर्च करती है। हाँ। राइट, लेबरर्स पे खर्च करती है, तो हाँ। वो पैसे बचाते नहीं, वापस खर्च कर देते हैं। हाँ, देखिए, एचएनआई की जेब में जब पैसे जाते हैं तो वो बचाता है। हाँ। जब गरीबों के जेब में पैसे जाते हैं वो खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास बचाने की क्षमता नहीं है। हाँ। तो इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कारण हो गए। चौथा कारण, हम मजबूती से क्यों खड़े रहेंगे, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, इकोनॉमी के नहीं। इंडिया में सिर्फ 16% म्यूचुअल फंड का एयूएम जो 40 लाख करोड़ है वो जीडीपी का सिर्फ 16% हिस्सा है। यूएस में 140%, जो यूएस की जीडीपी है उससे म्यूचुअल फंड 1.4 टाइम्स है। तो आज इंडिया का हर नागरिक इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो पैसे आएंगे इक्विटी मार्केट में उससे एक रोबस्टनेस रहेगी। सो आई एम रीजनेबली बुलिश दैट ऐसा अच्छा सुनहरा मौसम और अवसर इंडिया को नहीं मिलेगा। तो आप हर तरह के क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर बातचीत करते होंगे, रिटेल निवेशक भी और एचएनआई निवेशक भी। इस पूरे साल में अब तक किस तरह से निवेश को लेकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए हैं, रिटेल निवेशक और एचएनआई? देखिए, मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक इस लास्ट 1-1.5 साल ज्यादा स्मार्ट रहे हैं एचएनआई से। कैसे? देखिए, आप देखिए, आज जब भी मार्केट नीचे रही, लास्ट 1 साल मार्केट ने कुछ अच्छा काम तो किया नहीं है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। लास्ट दिवाली पे 18,000 की लेवल थी, आज 17,500 की लेवल है। तो ज्यादा मार्केट ने रिटर्न नहीं दी। बट एसआईपी की जो पहले 6 महीने में जो अमाउंट आई है वो 79,000 करोड़ की टोटल अमाउंट आई है। उसमें तो 64-65,000 करोड़ तो एसआईपी से आया है। तो एचएनआई नीचे पे खरीदता नहीं है, नीचे पे जज्बाती होके वो बेच रहा है। अच्छा। बट रिटेल निवेशक डटे हुए हैं। सितंबर का जो एसआईपी का नंबर है 12,900 पे पहुंच गया है। हाँ। 11,900 का अप्रैल का नंबर, हाँ। करोड़ का, और सितंबर का 12,900 का। और इतनी बुरी खबरें सुनने के बावजूद रिटेल निवेशक लोअर लेवल्स की निफ्टी पे खरीद रहा है। 15,900 पे भी खरीदा उसने जून में, 15,500 भी खरीदा मई में, राइट। आज 17,500 है। तो रिटेल पीपल आर बिहेविंग मोर रैशनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन देन एचएनआई इज माई पर्सनल करंट बिलीफ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हम इस तरह के सिनेरियो में हैं जहां पर अगर हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, वहां पर भी लोगों को जो है अब अच्छा ब्याज मिलना शुरू हो गया है, कुछ समय के लिए शायद मिलता भी रहेगा। एक साइकोलॉजी होती है ना इन्वेस्टर्स की, इक्विटी में वो इसलिए आते हैं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट और बाकी जो फिक्स इनकम है वो उनको कमा कर नहीं दे रहे थे, लेकिन अब तो ये रास्ता भी खुल गया है। तब भी आप कह रहे हैं कि इक्विटी में रुझान बढ़ा हुआ है, फिक्स इनकम की ओर अभी लोग जाना शायद शुरू होंगे, अब तक नहीं हुए हैं क्या? नहीं, फिक्स्ड इनकम में जाना शुरू हुए हैं। हाँ। देखिए, फिक्स्ड इनकम का इन्वेस्टर वो होता है जो बचत कर चुका होता है। ओके। दोनों इन्वेस्टर में थोड़ा सा अंतर होता है।
देखिए, अब 1000 रुपए की आप डेट में एसआईपी करेंगे तो आपको साल में कितने मिलेंगे? 70 रुपए मिलेंगे 1000 रुपए पे। हाँ। 80 रुपए मिल जाएंगे एफडी पे। हाँ। राइट। हाँ। तो उससे कुछ तो होना नहीं है। 80 रुपए तो आप कुछ भी करके खर्च कर सकते हैं। हाँ। राइट। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इक्विटी में वेल्थ क्रिएट करने के लिए छोटी छोटी अमाउंट से काम चल जाता है। राइट। डेट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ भी जेब में पहुंचे, राइट, उसके लिए थोड़ी बड़ी अमाउंट चाहिए होते, लाख रुपए चाहिए होते, 50,000 रुपए चाहिए होते, ताकि ब्याज आए तो 4,000 रुपए का आए, 3,500 रुपए का आए। सो डेट उनके लिए है जो पैसे बचा चुके हैं। ओके। इक्विटी उनके लिए है जो पैसे बचाने की आज क्षमता नहीं है, 1000 रुपए ही है। हाँ। उससे डेट में आप क्या कर लेंगे? हाँ। गोल्ड में ना तो आपको 1 ग्राम सोना मिलने वाला है। राइट। सो दैट्स वेयर इक्विटी हेल्प्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज व्हाई माय बिलीफ इज एंड आपकी जो आप डेट की बात कर रहे हैं, डेट में भी आज इतने बड़े बड़े मौके हैं। मेरे हिसाब से हर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वाले को एफडी तोड़ देनी चाहिए। ओके। एफडी तोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट का ईटीएफ खरीदना चाहिए। Okay. देखिए, आपकी व्हाट आई एडोर अबाउट यू कविता, लेट मी बी कैंडिड, इज आपकी जो श्रद्धा है रिटेल निवेशक तक अच्छी इंफॉर्मेशन मुफ्त में पहुंचाने की, राइट, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आपने कई सारे शो किए, लोगों को बोला भाई डेट में पैसा लगाना है तो लो कॉस्ट आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडेक्स फंड खरीद लेंगे तो 5 सालों में आपको 10% की एफडी के मुकाबले जो रिटर्न मिलती है पोस्ट टैक्स, उतने की उतनी 6-6.5% आपको मिल जाएगी। हाँ। राइट। तो वो जरूर करना चाहिए, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है। Exactly. कोई भी हमारे दर्शक, तो उनको तो मैं बहुत विनती करता हूँ हाँ। कि इसको आप देखें, कंसिडर करें, इवैल्यूएट करें। अगर आपको 6-6.5% पोस्ट टैक्स इंडेक्सेशन के माध्यम से मिल सकता है तो 6% की एफडी पोस्ट टैक्स आपको 3.5-4 दे, उसका कोई मायने ही नहीं होता। बिल्कुल।